हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th का जो 10 से 15 दिन के बीच में जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के चैप्टर्स वाइज हम इंपॉर्टेंट कीज सारे स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, जो कि 110% क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आज फिजिक्स का आप लोग देखते हैं, फिजिक्स का चैप्टर्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो आप लोग को एकदम 110% श्योर सॉल्व होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लॉज ऑफ मोशंस में हम लोग को पढ़ना है फोर्स के बारे में। ठीक है, देखो भैया फोर्स क्या होता है, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल रीजन होता है कि अगर किसी बॉडी पर लगाया जाता है तो या तो उसके पोजीशन में चेंज हो सकता है, हो जाता है, या होने का मतलब लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दैट इज द फोर्स। मतलब फोर्स लगने से श्योर नहीं है कि वो चेंज होगा ही होगा। मतलब एक तरह से ये फिजिकल रीजन कहलाता है। नोट भी करोगे, फिजिकल रीजन। ठीक है, टू अप्लाइड अ फोर्स देन इट्स पोजीशन चेंजेस। शॉर्ट में याद रखना, या फिर ट्राई टू चेंज, ये बोल देना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते आगे की ओर। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है मेरे भाई? वेक्टर क्वांटिटी। इसको याद रखना है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा आपका और प्लस डायरेक्शंस भी होगा। ठीक है, फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। क्या होता है? एफ का मतलब देखो यहां पर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला ले सकते हो आप, या फिर एक्सेलरेशन के प्लेस पर दे सकते हो वेलोसिटी बाय टाइम, ये भी ले आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यूनिट पर चर्चा करते हैं। तो MKS यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन। एकदम शॉर्टकट तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ऐसा यूनिट भी आपका अपना न्यूटन ही होगा। और CGS यूनिट, ये भी पूछा गया है फोर्स का, डाइन। क्या बोलेंगे बच्चे? डाइन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्स के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि व्हाट इज द फोर्स के बारे में। तो फोर्स एक तरह से हम लोग 1 न्यूटन इक्वल टू, इसको भी याद रख लेना, 10⁵ डाइन, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट होता है। 10⁵ डाइन पूछा जाता है। ठीक है, जनरल यूनिट तो फोर्स का मास का केजी ले लेना, मीटर सेकंड इनवर्स टू, दैट मींस केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू। एकदम आराम से पढ़ते जाना फोर्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट की हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्स दो भाग में बंटता है, एक Fx लिया जाता है और एक Fy। तो Fx इक्वल टू F cos थीटा और Fy इक्वल टू F sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया फोर्स के बारे में। ठीक है, और हम लोग समझेंगे आगे की ओर कि व्हाट इज द फोर्स के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं वो सब देखेंगे, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, फोर्स दो टाइप का होता है, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। पहला मेरा हो गया बैलेंस। तो बैलेंस फोर्स सीधा याद रखना कि बैलेंस फोर्स में होता क्या है कि इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये याद रखना है, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस, बस इतना याद रखोगे। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F1 और इसके अपोजिट डायरेक्शन है F2, मतलब F1 इक्वल टू F2 बट डायरेक्शंस अपोजिट, दैट इज द बैलेंस फोर्स। दूसरा आते हैं अनबैलेंस, ये 9th में भी पढ़ना रहता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस का मतलब कि इसमें अनइक्वल फोर्स काम करेगा। हाँ, अनइक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको याद रखना है। इसमें पोजीशन चेंज हो सकता है भैया, अगर अनइक्वल फोर्स लगे तो पोजीशन तो चेंज होगा ही, दोनों तरफ से इक्वल तो है नहीं, तो इट्स पोजीशन चेंजेस। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है F1 अपोजिट में F2, मतलब F1 डज नॉट इक्वल टू F2 बट डायरेक्शंस अपोजिट है, दैट इज द अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या होता है कि व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है वो नहीं पूछेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है। इसका दूसरा नाम होता है मेरे भाई याद रखना लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, आता है एग्जाम में, लॉज ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। मतलब इनर्शिया एक टाइप का पता है क्या है, इनर्शिया बॉडी को मेंटेन करने का हेल्प करता है। मतलब बॉडी अगर हम स्ट्रेट में खड़े हैं तो मेरे अंदर इनर्शिया प्रोड्यूस हुआ, इनर्शिया एक प्रॉपर्टीज होता है, तो ये एक टाइप का प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी टू हेल्प द मेंटेन पोजीशन, शॉर्ट में लिखे मेंटेन पोजीशन। तो इनर्शिया एक टाइप का प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जो उसके पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट लॉ में तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, याद रखना कि मतलब कि अगर किसी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में तो वह उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। इसका मतलब सीधा याद रखना कि व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट देन इट मेंटेन ओरिजिनल पोजीशन। पूरा सेंटेंस लिख दिए, whenever the external force does not apply। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया बोला जाता है और इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो, याद रखना है इसे, F एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, ये पूछा गया है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो किस में होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में होता है। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पहले आप लोग नोट करो इसको। चलो अब आते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मोमेंटम भैया मोमेंटम याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस ज्यादा सेंटेंस लिखने वाले नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। मतलब इसका सिंबल P लिया जाएगा, mv, P इक्वल टू mv। यूनिट याद रखो, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर सेकंड इनवर्स 1, दैट मींस kg मीटर सेकंड इनवर्स 1। और उसके बाद देखो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का, मतलब P1 by P2 इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं M1 by M2। तो ये आपको याद रखना कि अगर मास जिसका ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। दूसरा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मींस P1 by P2 इक्वल टू V1 by V2। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की ओर। न्यूटन्स सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, पता है न्यूटन सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है, रियल लॉ के नाम से भी जानते हैं। रियल लॉ पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा न्यूटन सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, तो याद रखना बच्चे, बड़े वर्ड में लिख दिए, रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है, रियल लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ही जानो कि सेकंड लॉ क्या होता है। तो सेकंड लॉ में सिंपल याद रखना कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हो वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब सीधा हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स। बस इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई T। तो प्रोपोर्शनल बाय कांस्टेंट के P2 का वैल्यू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी mu बाई T। मतलब K का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो m v माइनस u बाई T। भैया v माइनस u बाई T दैट इज द एक्सेलरेशन। इसका मतलब आपका फार्मूला प्रूव हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना ये भी पूछा जाता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किस लॉ से आता है, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ से। मेरा लेक्चर सुनो और इसको नोट भी करते रहना। दूसरा दो क्वेश्चन में आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा नाम रियल लॉ पूछेगा, या फिर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किस लॉ से आता है, सेकंड लॉ से आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और कि फोर्स इक्वल टू dp बाई dt भी लिखा जाता है। ये फार्मूला बोलेगा किससे बिलोंग्स करता है, तो सीधा याद रखना कि बिलोंग्स टू न्यूटन सेकंड लॉ। वही बात है, न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज द रियल लॉ, ठीक है।
फोर्स इक्वल टू dp by dt, दैट इज द सेकंड लॉ ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत आसान होता है थर्ड लॉ, ज्यादा क्वेश्चन थर्ड लॉ से रहेगा नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में एवरी, है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। पहले बोला था हमने शॉर्टकट की तरीके से पढ़ा रहे, एकदम इंपॉर्टेंट टाइप का शॉर्टकट। अब देखो तो F1 इक्वल टू F2, मतलब जितना जोर से किसी भी बॉल को मारोगे ना उतना ही रिवर्स फोर्स लगाएगा, ठीक है। पता है इसी से थर्ड लॉ से क्या होता है, थर्ड लॉ से ही बनता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बताने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको नोट किया जाए। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दो थ्योरी निकल करके आएगा, रॉकेट थ्योरी और एक होता है आपका रिक्वेल वेलोसिटी। याद रखना रिक्वेल वेलोसिटी या रॉकेट थ्योरी किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो होता क्या है कि कोलाइजन होने के पहले, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यही याद रखना। मतलब कि आफ्टर कॉलिजन, है ना, एंड बिफोर कॉलिजन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये वर्ड याद रखना, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि कोलिजन होने के पहले, कोलिजन होने के बाद का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। उसके बाद जैसे कि आप लोग देखो एक फॉर्मूला ले सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn इक्वल टू कांस्टेंट 0। मतलब कि आपका एक्सटर्नल मोमेंटम इक्वल टू इंटरनल मोमेंटम बोला जाता है, इंटरनल मोमेंटम। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इस पर कौन सा थ्योरी, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है रिक्वेल, ये बताएंगे हम, रिक्वेल वेलोसिटी एंड रॉकेट थ्योरी, इसी पर बेस्ड है रॉकेट थ्योरी, ठीक है। 9th में भी पढ़ाया जाता है। कौन सा थ्योरी बेस्ड है, रॉकेट थ्योरी एंड रिक्वेल वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आते हैं रिक्वेल वेलोसिटी पर, समझ लेते हैं शॉर्ट में। रिक्वेल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है न्यूमेरिकल्स पूछ दे इससे। जैसे देखो एक मेरा गन और दूसरा बुलेट, ठीक है। ये है मेरा बिफोर फायरिंग, मतलब बंदूक चलाया नहीं है, ठीक है। तो इसका मास हम लोग mg, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मास mb, बुलेट का इनिशियल v1, और ये है आफ्टर फायरिंग होने के बाद, फिर से गन फिर से बुलेट, ठीक है। इसका मास mg लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा v1, मास mb लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा v2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो आफ्टर बिफोर दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो आफ्टर इक्वल टू बिफोर, ठीक है। पहले मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, अभी बताया, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। भैया फायरिंग होने के पहले क्या होगा, रेस्ट में रहता है गन और बुलेट, तो इसका मतलब मेरा u1 इक्वल टू u2, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, ये वाला फंक्शन पूरा 0, तो 0 इक्वल टू आ गया ना mg v1 mb v2, माइनस में भेज दो तो mg v1 इक्वल टू mb v2। अब आराम से v1 का वैल्यू ले लो माइनस mb v2, अब बाय हो जाएगा mb। ये आपका रिक्वेल वेलोसिटी से फॉर्मूला आ गया, है ना। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं इंपल्स की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इसको वीडियो को कंक्लूड करेंगे, नोट करो पहले। देखो अब आते हैं पार्ट 1 फोर्स के बारे में, लास्ट टॉपिक है इंपल्स, ठीक है। व्हाट इज द इंपल्स, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इंपल्स से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, सीधा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। मतलब I इक्वल टू एफ इंटू टी, यही फॉर्मूला याद रखना।
देखो अब एक चीज बताने वाला है, इंपल्स का, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड। एक और यूनिट आप ले सकते हो, तो फोर्स का केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1, टाइम का सेकंड, इसका मतलब केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1। अब देखो इंपल्स इक्वल टू मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू मोमेंटम हमने क्यों बोला? क्योंकि दोनों का सेम डायमेंशन होता है। क्या होता है? सेम डायमेंशन। आया था क्वेश्चन। मतलब एक बात और कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बोला जाता है, चेंज इन मोमेंटम। भाई याद रखना इसको, क्वेश्चन पूछ देगा इस बार कि भैया इंपल्स इज इक्वल टू, तो आपको बोलना है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। याद रखना इसको, ठीक है? मतलब I इक्वल टू P2 माइनस P1, ये याद रखना। एक और फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस मास कॉमन V माइनस U। ये वाला भी फॉर्मूला हुआ और ये वाला भी फॉर्मूला हुआ, ये वाला भी इंपल्स का फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आया बात? तो इंपल्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है? आप इंपल्स को आसान तरीका में समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है? दूसरी बात कि इंपल्स, देखो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीके का यूज करेंगे, जैसे फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, मतलब dp इक्वल टू क्या होगा? f इंटू dt, मार दो इंडिकेशंस, dp का p1 से p2 लिमिट 0 से t, तो dp का इंडिकेशन p, p1 से p2, फोर्स कांस्टेंट बाहर, dt का इंडिकेशन t 0 से t, तो अपर लिमिट p2 माइनस p1, अपर लिमिट t माइनस 0, देखा? तो p2 माइनस p1 दैट इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम दैट इज द इंपल्स। प्रूव कर दिए, ठीक है? तो प्रूविंग तो पूछने वाला नहीं है, मतलब इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, पूछ भी देगा, ठीक है? याद रखना इसको। और एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों बोला जाता है? सेकंड लॉ को रियल लॉ, इस पर ज्यादा जोर देते हैं हम, क्योंकि इससे सेकंड लॉ से यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सके और थर्ड लॉ, मतलब कि इट can be used to prove first law and third law, इसी की वजह से इसको रियल लॉ बोला सर, ठीक है? तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? एक ही दिन में क्या समझना है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलेंगे, फ्रिक्शंस और सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के आएंगे, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, नमस्ते।